उसी तरीके से ये जो दोनों चीजें हैं, ये क्या है, एच किसको डिनोट करता है? एच, ये ये भी तो आयन का डिनोट कर रहा है। किस तत्व को? किस तत्व को? जिसको जरूरत है वो अपना ले सकता है हाइड्रोजन से। ये किसको डिनोट किसको कर रहा है, ये किसको दिखा किसको रहा है, किसके लिए लिखा गया है? ये किसके लिए लिखा है, किसके लिए लिखा हुआ? हाइड्रोजन आयन। ये हाइड्रोजन के आयन से, H प्लस जो आयन है वो हाइड्रोजन के आयन है, ठीक है। हम्म। हम्म। और H माइनस जो आयन है वो हाइड्राइड के आयन है। अच्छा, हाइड्राइड। ठीक है, हम्म। ये हाइड्रोजन के आयन है, ये हाइड्रोजन के आयन है और ये हाइड्राइड के आयन है। सो H प्लस जो होता है वो हाइड्रोजन का आयन होता है और H माइनस जो होता है वो हाइड्राइड होता है। ठीक है, बेसिक चीज यहाँ समझ में आया बात ये? ये समझ में आया। H जहाँ भी जिसके साथ भी H प्लस लगा हुआ है वो केवल सिंगल में अगर H प्लस लगा रहा तो आप उसको हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं। अगर हम सिंगल H हाँ, लिखते हैं तो आप इसको हाइड्रोजन बोलते हैं। वो तो परमाणु संख्या के आधार पर जान रहे हैं कि ये आयन बनाएगा। यहाँ अगर H प्लस लिख दिया गया तो ये हाइड्रोजन आयन बन गया। हम्म। अगर इसी H के साथ एक माइनस चढ़ा दिए तो फिर ये हाइड्राइड बनकर तैयार हो गया। ठीक है, हम्म। चलिए यहाँ तक समझ में आया बात। अब भैया समस्या ये है, आ गया, इसमें बोलिए। धन आयन और ऋण ऋण आयन भी होता है ना? जो धन आयन जो प्लस वाला हो गया। प्लस वाला जो हो गया आपका धनायन हो गया, माइनस वाला आपका ऋण आयन हो गया। हम्म। ठीक है, हाँ। चलिए अब इसमें समझना है हम लोगों को। इससे पहले इसको थोड़ा बेसिक चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ें किस तरीके से रिएक्शन करती हैं, किस तरीके से तत्वों का निर्माण हुआ है और किस तरीके से इनका संयोजन हुआ है। जितने भी तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं उन तत्वों का किस तरीके से संयोजन हो करके एक यौगिक का निर्माण होता है, उन यौगिकों का संयोजन करके एक मिश्रण का निर्माण होता है और वो मिश्रण एक निर्माण कर मिश्रण मिल करके एक तत्व का निर्माण करते हैं। अगर आपसे हम पूछें कि यहाँ पर दो शब्द लिखे गए हैं नीचे में, एक लिखा गया है एटम और एक लिखा गया है मॉलिक्यूल्स, इनके बारे में आप क्या जानते हैं? एटम्स का मतलब हो गया अणु, एटम्स का मतलब हो गया आपका परमाणु, और मॉलिक्यूल्स का मतलब हो गया अणु। क्या जानते हैं आप इन दोनों के बारे में? परमाणु और अणु। अगर आपसे पूछ दिया जाए एक प्रश्न, परमाणु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑटो हन। हम्म? ऑटो हन ने। ऑटो हन ने किया था। परमाणु का सबसे पहला प्रयोग ऑटो हन ने किया था जी। परमाणु बम का परमाणु बम का ऑटोहन है। परमाणु बम। हमें पता है कि परमाणु होता क्या है, परमाणु के बारे में जानते हैं? परमाणु वही ना जो छोटे छोटे कण से मिलकर बने हैं उसे परमाणु बोलते हैं। कौन छोटे छोटे कण से मिलते हैं? छोटे छोटे कण बोले तो कौन छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं? परमाणु। परमाणु ने अणु। परमाणु।
अणु 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 बनता छोटे है। छोटे कलर से, चलिए बहुत दिक्कत है। तो बेसिक चीज से एकदम आपको थोड़ा फिजिक्स का इतिहास ले चलते हैं, ठीक है। हाँ फिजिक्स के इतिहास में थोड़ा चलते हैं और थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, बेसिक चीज एकदम, ठीक है ना। यहाँ से हम्म एग्जाम में कुछ मिलेगा, कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, पर यहाँ से आप चीज़ों को थोड़ा समझ पाएंगे कि आखिर कौन सी ये चीज़ है परमाणु और कौन है ये अणु, कहाँ से आया ये परमाणु और क्या करता है ये परमाणु, उसमें अणु की भूमिका क्या है, कि अणु क्या भूमिका निभाता है, ये क्या काम करता है हमारे आसपास, क्या इनकी हमें आवश्यकता थी, क्या इनकी हमें आवश्यकता थी या फिर इन्होंने ही अपने आप को आवश्यक बना लिया, ठीक है। आया बात समझ हाँ में। तो इसको हाँ देखते हैं कि आखिर ये दोनों एक दूसरे से या फिर आगे ये भी देखेंगे कि क्या ये एक दूसरे के साथ दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं या फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अलग अलग हैं, ठीक है। अगर अलग अलग हैं तो उसका कारण क्या है, यदि अगर इनमें समानता है तो वो किस कारण से एक दूसरे से समानता रखते हैं। बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ हैं जो आप समझ समझे नहीं है, शायद समझे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, जिसे समझना जरूरी है, तब जाकर के आप बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में जान पाइएगा। यहाँ फिजिक्स नहीं है, ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो चैप्टर है ये आपका फिजिक्स के अंतर्गत नहीं आता है, ये फिजिकल केमिस्ट्री है, ठीक है। हाँ फिजिकल। फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ठीक। देखिए यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं आपको थोड़ा इतिहास से लेकर, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता है, थोड़ा इतिहास पढ़े होंगे तो आपको जानकारी होगी कि भारतीयों का जो दबदबा है वो अभी के मुताबिक प्राचीन में बहुत ज़्यादा था, ठीक है। क्योंकि वेद से लेके पुराण से लेकर के हर चीज़ भारतीय सभ्यता की दी गई परंपराएं हैं, भारतीय सभ्यता के दी गई द्वारा सांस्कृतिक और एक प्रकार की प्राचीन धरोहर जिसको कहते हैं ना। इसी से रिलेटेड इस फिजिक्स भी, जैसे इतिहास में आप इतिहास में बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो भारत के द्वारा ईसा पूर्व और ईसा पूर्व से पहले का भी, ईसा पूर्व के समय की बातें दी गई हैं, जहाँ पर भारत का बहुत ज़्यादा दबदबा था यूरोपियों के साथ, यूनानियों के साथ। खाड़ी देशों के साथ, जितने भी देश थे उनमें सबसे ज़्यादा दबदबा यूरोपियों का, भारत का था, जिसके कारण से यूरोपियन भारत आए, पर्शियन भारत की तरफ आए। सब पढ़े कि नहीं इतिहास में, थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ते हैं कि नहीं जी। पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत तो समझ में आता है ना, यूरोपियन, पर्शियन, फारसी, यूनान, ये सब भारत की तरफ क्यों आए थे, पढ़े हैं थोड़ा बहुत, जानता है विशाल। नए पढ़े भी हैं। नहीं पढ़ा है, नए। अच्छा नहीं पढ़ा तो दिक्कत है। अच्छा ये बताओ, ये तो जानकारी होगा कि यूरोपियन कंपनी कौन सी थी जो भारत पहले आई थी, नाम सुने क्या, वास्को डिगामा का। ईस्ट हाँ डिगामा का इंडिया नाम तो सुने, कंपनी। वास्को डिगामा का नाम तो सुने होंगे ना। हाँ हाँ। वास्को डिगामा 1498 में कालीकट आया, क्यों आया, घूमने। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई ईस्ट 1600 इंडिया ईस्वी कंपनी। में, क्यों आई, घूमने। नहीं घूमने तो नहीं आए। 1612 में डच आए, घूमने तो नहीं आए। किस कारण से ये लोग इधर आ रहे थे, उससे पहले पर्सियन आते थे, उससे पहले सिकंदर आया वे- था, आया था ना जी। व्यापार के लिए है। उससे पहले सिकंदर आया था, मोहम्मद गौरी आया था, सब कहाँ क्यों आया था, लूटने के लिए आया था ना। हाँ मतलब धीरे धीरे, ये क्या बोलते हैं, उन लोग आया था तो पहले स्टार्टिंग व्यापार बन के किया था, उसके बाद फिर यहाँ का। हम्म, सबसे पहले जो हमारे प्राचीन भारत में था, जब मोहम्मद गौरी आया उस समय उसने भारत को लूट के ले गया, लूटने के लिए वो आया था, लूटने के लिए आया था ना। यानी भारतीय उस समय इस तरह से विद्वान थे, इस तरह से धनीगढ़ थे कि यहाँ लूटने लोग
आ रहे थे, यहाँ पैसा था तब ना आ रहा था जी, हाँ। पैसा था तब ना यहाँ पर, कुछ था तब ना यहाँ पर आ रहा था। फिर 1498 में 1498 में कालीकट पर पहुंचता है वास्को डी गामा। क्यों जी? तो आया था तो घूमने के लिए, पर आकर के देखा कि यहाँ तो बहुत सारा सामान है जी। यूरोपियों को दे यूरोपियों तो यूरोपियों की आवश्यकता के लिए यहाँ पर हर वो सामान मौजूद है जो यूरोपियन को चाहिए। इसके बाद फिर वो काले उसके बाद फिर 1500 में दूसरा पुर्तगाली आया, फिर उसने लूट कर लिया। यानी यहाँ पर हमारा जो भारत था वो एक प्रकार से प्रसिद्ध और विस्तृत क्षेत्र था, एक समृद्ध क्षेत्र था। हर क्षेत्र में वो एक समृद्धि प्राप्त करने वाला था, समृद्धि था। ठीक है, इतिहास पढ़िएगा तो वो आपको समझ में आएगा। तो प्राचीन काल में क्या हुआ कि भारतीय और ग्रीक दार्शनिक, दो जगह ग्रीक, अभी ग्रीक क्या बोलते हैं जी पता है? ग्रीक कौन सा देश है ये ग्रीक? ग्रीक हम्म, न्यूजीलैंड में है कभी? नहीं भैया, ग्रीक अपने आप एक देश है। ग्रीस, ग्रीस का नाम सुना है? ग्रीस यूरोप हाँ। का, हाँ, यूरोप का ग्रीस एक सुने। देश, यूरोप का एक देश है ग्रीस। तो वहाँ के लोगों को बोला जाता है ग्रीक। जैसे भारत के लोगों को बोला जाता है भारतीय या फिर इंडियन बोला जाता है ना, उसी तरीके से ग्रीस के लोगों को बोला जाता है ग्रीक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। तो प्राचीन काल में ही भारत और ग्रीक दार्शनिकों को द्रव के अज्ञात और अदृश्य रूप से चकित करते रहे। ये लाइन समझ में आया? यानी प्राचीन काल से ही भारतीय और ग्रीक दार्शनिकों को द्रव के अज्ञात और अदृश्य रूप चकित करते रहे हैं। ये द्रव जो है, द्रव पता है ना किसको बोल रहे हैं? हाँ, किसको बोल रहे हैं? इसको लिक्विड को। नहीं सर, लिक्विड को नहीं। पहला चीज यहाँ पर आप अभी से क्लियर कर दीजिए, यही सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आगे जाकर के दिक्कत देती है। मैटर का नाम सुने हैं? क्या चीज भैया? मैटर, मैटर, जिन्हें हाँ। आप कोई कहते हैं किस। पदार्थ, जिन्हें आप कहते हैं पदार्थ। पदार्थ। ये जो द्रव है ना, ये द्रव उस समय इस पदार्थ के बारे में ही बात होती है। हाँ, क्लियर हो द्रव गया? भैया, हाँ ठीक। द्रव को, पदार्थ जो अभी हम लोग कहते हैं ना कि ये एक पदार्थ है, यह एक पदार्थ है, ये भी एक चीज पदार्थ है। हम्म। तो उस समय द्रव को पदार्थ कहा जाता है। उस समय क्या, अभी भी द्रव को पदार्थ कहा जाता है। हम्म। ठीक है, पहला चीज क्लियर हुआ, ध्यान में रखिएगा। ये द्रव का मतलब हम्म, हो गया पदार्थ। ठीक, पदार्थ। अब कहाँ पर ये द्रव पदार्थ के रूप में यूज होता है, कहाँ पर ये लिक्विड के रूप में होता है, आगे आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक, जैसे जैसे आप हम्म, समय से आगे बढ़ते चले जाइएगा, अभी हम लोग प्राचीन काल में हैं, जैसे जैसे आप समय से आगे बढ़ते चले जाएंगे, मध्यकालीन फिर आधुनिक काल में आएंगे, वो संज्ञा बदलती चली जाती है। तो यहाँ पर जो द्रव का मतलब हो रहा है वो हो रहा है पदार्थ के बारे में। ठीक है, किसी भी पदार्थ के अज्ञात और अदृश्य रूप से चकित करते रहे हैं। ठीक है, भारत में पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। अभी नहीं, 500 ईसा पूर्व की बात हो रही है। ठीक है, 500 ईसा पूर्व की बात हो रही है, ईसवी की भी नहीं हो रही है, ईसा पूर्व की बात हो रही है। यानी उस समय भी भारत में पदार्थ की जो विभाज्यता का मत है, ये विभाज्यता का मत समझ में आ रहा है? विभाज्यता के मत के बारे में यहाँ देखिए, हर एक लाइन ऐसा लिखा हुआ है ना जहाँ पर हर चीज को आप डीपली समझिएगा अच्छे से एकदम, कि इस लाइन का मतलब क्या है। भले एक ही पन्ना पढ़ें या फिर 1.5 पन्ना पढ़ें, पर आपको उसको हर लाइन के मतलब को समझना पड़ेगा कि वो आखिर कह क्या रहा था, जिससे आपको एकदम बेसिक चीज समझ में आएगी। समझ गए बात? हाँ। तो यहाँ पर कह रहा है क्या, विभाज्यता के मत, तो पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में। पदार्थ की विभाज्यता समझते हैं ना? हाँ, अलग अलग। पदार्थ की विभाज्यता का मतलब हो गया अलग अलग, पदार्थ के हम्म। अलग अलग कण, पदार्थ जो किन भागों में बटा हुआ है उसके बारे में। पदार्थ विभाजित हो सकता है या नहीं हो सकता है उस बारे में। मान लीजिए कि अब आपके पास आपका फोन है, तो वह एक पदार्थ है, वह एक द्रव्य है।
ठीक है, उस द्रव के विभाजित होने के कितने चांसेस हैं। कितने चांसेस का मतलब है कि वो द्रव को आप विभाजित करते जाइएगा, छोटे छोटे भागों में करते जाइएगा करते जाइएगा करते जाइएगा, तो उसमें जितना विभाजित होने वाला सबसे छोटा कण क्या होगा, हाँ। समझे। सबसे हम्म। खून का सबसे पहला कण कौन होगा, सबसे छोटा कण कौन सा होगा, उस बारे में ये बात हो रही है कि भारत में पदार्थ की विभाज्यता का मत के बारे में लगभग 500 ईसा पूर्व से विचार व्यक्त किया गया था। ठीक, आप एक बहुत ही प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक का नाम जानते होंगे, महर्षि कनाद। हम्म। महर्षि कनाद के बारे में महर्षि कनाद ने यह प्रतिपादित किया कि यदि हम ठीक है ना, उनका ये स्टेटमेंट बढ़िया से पढ़ ध्यान में रखिएगा कि उन्होंने क्या कहा था। यदि हम पदार्थ द्रव, द्रव के बदले यहाँ लिखा गया पदार्थ, यदि हम हाँ। द्रव द्रव को छोटे छोटे कणों में विभाजित करते जाएं तो अंत में एक ऐसी सीमा आएगी जब सूक्ष्म कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता या फिर नहीं किया जा सकेगा। समझ गए इस पूरे स्टेटमेंट को यहाँ से यहाँ तक? हाँ। सबको समझ में आया जी? हाँ भैया। हम बात हो रही है, उन्होंने यह कहा कि हम द्रव को छोटे छोटे कणों में विभाजित करते जाएं। हम किसी पदार्थ के या किसी भी पदार्थ को आप ले लीजिए, आप अपने फोन को ही ले लीजिए, जब उसे आप छोटे छोटे कणों में विभाजित करते चले जाइएगा, तोड़ते जाइएगा, छोटे छोटे विभाजित करते जाएंगे, तो अंत में एक ऐसी सीमा आएगी, एक ऐसा पोजीशन आएगा, एक ऐसा समय आएगा जब उस सूक्ष्म कण को आप और विभाजित नहीं कर पाइएगा। हाँ। ठीक है, एक ऐसा सीमा आएगा ना कि हाँ इसके हाँ। बाद हाँ। इसके बाद इसे तोड़ा नहीं जा सकता, ये इससे छोटा और किया नहीं जा सकता। समझ गया? तो वो एक सीमा आएगी, हर वस्तु की अपनी एक सीमा होती है जहां पर उसका सूक्ष्म कण को पुनः आगे तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक, ठीक है। आपको मान लीजिए कि हमने ये फोन को तोड़ा और ये हमारा अंतिम कण आया, यहाँ रेड कर रहे हैं, ठीक है, ये दिख रहा ना, ये अंतिम कण आया, इसको आगे तोड़ा नहीं जा सकता। मान लीजिए कि इसे आगे तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। तो इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु का नाम दिया। इसी को उन्होंने कहा था परमाणु। ये जो सूक्ष्मतम छोटा सा कण है जो अब और आगे नहीं टूट सकता है, इसे ही उन्होंने कहा था परमाणु। यहाँ तक बात समझ में आई? ये महर्षि कनाद के द्वारा कहा गया लगभग 500 ईसा पूर्व। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। समझ में आया कि उस समय महर्षि कनाद ने परमाणु के शब्द का जो प्रयोग किया था वो किस चीज के लिए किया था। समझ में आया ना, किस वस्तु की किस कंडीशन में वो परमाणु शब्द का प्रयोग किया था। यानी उस समय उन्होंने ये कहा कि जब हम कोई द्रव्य को छोटे से छोटे कणों में जब विभाजित करते चले जाते हैं तो एक ऐसी सीमा आएगी, एक ऐसा समय आएगा जब वो सूक्ष्म कण को पुनः आगे हम विभाजित नहीं कर पाएंगे, उससे पुनः हम आगे नहीं तोड़ पाएंगे। वो कहेंगे कि यही हमारा लास्ट है, इसके बाद इसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो वो जो अंतिम कण होगा, वो जो अंतिम अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होगा, उसी को उन्होंने परमाणु का नाम दिया था। क्लियर? हाँ, ये क्लियर हो गया। ठीक है, कनाडा। चलिए। हाँ। यही उन्होंने कहा। इसी विषय पर एक और प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक नाम थे, जिनका नाम था पकुधा कत्यायान। ठीक है, पकुधा कत्यायान, ये दक्षिण भारत के थे। ठीक है ना, ज्यादातर ये सब किताब में मिलेगा नहीं। पकुधा कत्यायान ने इस मत को सामान्यतः विस्तार से समझाते हुए कहा, इसी मत को, यानी जो कनाद ने जो डाटा दिया था, कनाद ने जो कथन कहे थे, इसी मत को उन्होंने सामान्यतः विस्तार से समझाते हुए, मतलब इसी चीज को उन्होंने थोड़ा विस्तार से समझाया और कहा कि ये कण प्रकृति में संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। ये कण प्रकृति में संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव के भिन्न भिन्न रूप में प्रदान जो हमें द्रव के भिन्न भिन्न रूप प्रदान करते हैं। यानी उन्होंने ये कहा, पकुधा कत्यायान ने ये समझाया कि ये जो कण है, ये कण प्रकृति में संयुक्त रूप से पाए जाते हैं, अकेले नहीं पाए जाते हैं, ये संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। और ये जो संयुक्त रूप से ये हमें पाए जाते हैं,
और जो हमें द्रव के भिन्न भिन्न रूप प्रदान करते हैं। द्रव अभी अभी आप जानते हैं कि द्रव के भिन्न भिन्न रूप होते हैं ठोस, द्रव्य और गैस। ये द्रव के 3 रूप हैं। द्रव के 3 रूप हैं आपके, ठोस, द्रव और गैस। तो ये द्रव के ये 3 रूप अलग अलग किस तरीके किनके कारण ये द्रव के 3 अलग अलग रूप बन करके आते हैं, यही चीजों को उन्होंने बताया कि ये जो द्रव के भिन्न भिन्न रूप हैं, ये जो कण संयुक्त रूप में पाए जाते हैं, उनके कारण हमारे पास द्रव अलग अलग भिन्न भिन्न रूप में प्रदान करते हैं। आई बात, ये थोड़ा सा समझ में आया? हमारे पास ये जो ठोस, द्रव और गैस है, ये तीनों अलग अलग रूप किस कारण से हमें ये प्रदान हो रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं है कि सभी तत्व एक ही द्रव के बने हो, सभी चीजें जो हैं वो एक ही चीज हो, एक ही द्रव्य हो। अगर सभी ठोस हैं तो सब चीज ठोस ही हो, अगर सब द्रव्य हैं तो द्रव्य रहनी चाहिए थी। अगर कोई चीजें गैस है तो सब चीजों को गैस ही रहना चाहिए था। ये विभिन्नता क्यों आ गई ठोस, द्रव और गैस में? ये विभिन्नता आ गई कण की प्रकृति के आधार पर। ये जो छोटे छोटे सूक्ष्म कण जो आप देखें, हम उनके कणों की जो प्रकृति के आधार पर, उनकी प्रकृति में अलग अलग रूप पाए जाते हैं। समझ गए? थोड़ा बात समझ में आया? ये थोड़ा सा ये टिपिकल है समझने में, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि कनाद ने क्या कहा और पकुधा कत्यायाम ने क्या कहा था। दोनों का बातें एक जैसी थी, दोनों की बातें जो थी लगभग एक जैसी थी। ठीक है, आगे बढ़े जी। यहाँ समझ में आई बात? आई तो बोलिए हाँ, नहीं वो आया तो बोलिए नहीं। फिर से बताएंगे, फिर से इसको करेंगे। बातें आई समझ में जी? नहीं बोल रहा कोई, नहीं समझ में आया? एक बार और देखेंगे तो एक बार और देखिएगा तब हो जाएगा। तो देख लीजिएगा एक बार और। ठीक है, इसको आगे करते हैं। अगर नहीं हुआ है तो बोलिए, एक बार फिर से बताते हैं। अभी कनाद जी का समझ में आया ना कि महर्षि कनाद ने क्या प्रतिपादित किया, क्या दिया था, उन्होंने क्या कहा था? हाँ, उसका समझ में आया, ये इसका नहीं समझ आ रहा। ये पकुधा कत्यायाम का नहीं समझ में आया। ठीक है, पकुधा कत्यायाम ने इस मत को सामान्यता विस्तार से समझाते हुए कहा, यानी जो महर्षि कनाद के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया था, उनके द्वारा जो द्रव के बारे में जो कथन कहे गए थे, उस कथन को और थोड़ा विस्तार करते हुए, उसमें थोड़ी सी और चीजों को जोड़ते हुए, उन्होंने कहा कि ये जो आप छोटे छोटे कणों के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि अविभाज्य है, ऐसे कण जो अविभाज्य हैं, वो मुख्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। संयुक्त रूप मतलब ये अकेले नहीं होंगे, ये अकेले नहीं होंगे। इस तरीके के और भी कण होंगे ना, जिनसे मिल करके आपका ये द्रव्य बना हुआ है। हाँ, ऐसे ऐसे बहुत सारे कण आप निकाल लीजिएगा जी। जब मोबाइल को तोड़िएगा तो क्या आपको एक ऐसा एकदम अंतिम कण आपको ऐसा ही मिलेगा, यही साइज का मिलेगा? इस तरीके के और भी अंतिम कण मिलेंगे जिसको आगे नहीं तोड़ा जा सकता। एक ही कण ऐसा नहीं मिलेगा कि हाँ यही एक ही कण बचा जी मोबाइल का, ऐसा नहीं है। कि आपको उस तरह के और भी बहुत सारे कण मिलेंगे जिसको आगे तोड़ा नहीं जा सकता होगा, है कि नहीं? क्या एक ही कण मिलेगा? नहीं भैया। अगर आप देखिए, अगर एक क्यूब है, अगर क्यूब को आप एक बहुत छोटे छोटे भागों में काटते हैं समान आकार का, तो क्या एक ही क्यूब बचेगा उस बड़े से क्यूब को काटने पर? नहीं, बहुत सारा। उसी आकार के छोटे छोटे बहुत सारे बचेंगे। उसी आकार के छोटे छोटे बहुत सारा बचेगा ना। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही बचेगा। हम क्या कर रहे हैं, हम द्रवों को विभाजित कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि हम द्रवों को फेंक रहे हैं, द्रवों को समाप्त कर दे रहे हैं। हम द्रवों को काट करके विभाजित करते जा रहे हैं, छोटे करते चले जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि हम उससे वेस्ट कर दे रहे हैं, यानी हमने जिनको पहले काटा उसको वेस्ट करके फेंक दिए, समझे? तो ये छोटे छोटे जो कण बोला गया, ये छोटे छोटे कण आपको संयुक्त रूप में मिलेंगे, है ना? मान लीजिए कि मान लीजिए कि एक पनीर का टुकड़ा है इस तरीके का, इसको छोटे से छोटे भागों में काटना है, छोटे से छोटे भाग में काटते जाना है। तो क्या आपको अंत में काटते काटते आपको केवल एक ही बचेगा टुकड़ा?
नहीं, बहुत सारा है। छोटे से छोटे टुकड़े बहुत सारे बचेंगे ना। हाँ इस तरीके का टुकड़ा है आपका, तो इसको अगर काटिएगा आप तो क्या बचेगा, बहुत सारे छोटे छोटे। अगर इस पार्ट में काटिएगा तो इतना छोटा छोटा बहुत सारा बनेगा, बहुत सारा बनेगा जी। एक ही बचेगा, एक ही नहीं बचेगा। तो यही कहा गया कि इस तरीके की जो ये कण है, ये कण प्रकृति में संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। ये संयुक्त रूप से पाए जाएंगे आपको, एक अकेले नहीं मिलेगा आपको इस तरीके का। ये संयुक्त रूप से पाए जाएंगे और इन्हीं के कारण संयुक्त रूप से पाए जाएंगे जो हमें द्रव के भिन्न भिन्न रूप प्रदान करेंगे। यही हमें द्रव के भिन्न भिन्न रूप प्रदान करेंगे। यही जो छोटे छोटे कण हैं, यही हमें द्रव के भिन्न भिन्न रूप प्रदान करते हैं। अब इसको थोड़ा सा आप समझिए कि आपको बताए थे हम पीछे भी, थोड़ा याद होगा तो, यही जो छोटे छोटे कण हैं, अगर ये बहुत दूर दूर हुए, अगर ये बहुत दूर दूर हुए तो ये किनके कण होंगे? ठोस के कि द्रव के कि गैस के? गैस का ना। ये गैस के कण होंगे। अगर ये बहुत थोड़े और नजदीक नजदीक होंगे तो ये किनके कण होंगे? द्रव के होंगे। और जब ये एकदम नजदीक नजदीक होंगे एक दूसरे के, तो ये ठोस के होंगे, ठोस के होंगे ना जी। यही चीज कहा गया कि जो हमें द्रव के भिन्न भिन्न रूप प्रदान कराते हैं। समझ गए? अब समझ में आया? हाँ भैया, हाँ। यानी इन्हीं छोटे छोटे कणों के कारण द्रव के अलग अलग रूप दिखाई देते हैं और द्रव के अलग अलग रूप अभी तक होते हैं। आगे बढ़ो। तो दो वैज्ञानिकों के नाम हमने जाने अभी तक जी, महर्षि कणाद और कत्याम, पकुधा कत्यायाम के बारे में, पकुधा कत्यायाम के बारे में। अब इसी समय, अब भारत से थोड़ा बाहर जाते हैं, लगभग इसी समय जब ये घटनाएं हो रही थी भारत में, तो इसी समय यूनान एक देश है, अफ्रीका का देश है यूनान, मतलब एक पर्शियन देश है, गल्फ ऑफ पर्शियन देश है, एक साम्राज्य था यूनान, एक साम्राज्य था। इसी समय यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक, नाम सुने होंगे, डेमोक्रिटस। हाँ भैया, इसके बारे में पढ़े हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में पढ़े होंगे डेमोक्रिटस। हाँ, भूगोल में, चलिए कहीं भी पढ़े होंगे। डेमोक्रिटस और लियूसिपस, दो नाम, डेमोक्रिटस और लियूसिपस, इन दोनों ने कहा था कि यदि हम, दोनों ने क्या कहा, नाम याद रखिएगा, नाम क्या बोल रहा है, डेमोक्रिटस और लियूसिपस। उन्होंने कहा कि यदि हम द्रव के छोटे छोटे कणों में विभाजित, द्रव को छोटे छोटे कणों में विभाजित करते जाएं तो अंत में एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को और आगे विभाजित नहीं किया जा सकेगा। अब ये आपको थोड़ा सा पढ़ करके समझ में आया होगा कि लगभग लगभग सेम टू सेम बात कनाद ने भी कही थी। पढ़ के समझ में आया ना कि ये चीज, यही सेम टू सेम चीज द्रव के बारे में, यही कथन कनाद ने भी कहा था कुछ समय पहले। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने भी इस अविभाज्य कण को परमाणु अर्थात अविभाज्य कहा था। उन्होंने भी इस अविभाज्य कण को परमाणु कहा, जिसे परमाणु कहा। ये समझ में आया बात? तो डेमोक्रिटस और लियोपियस ने जो कहा वो सेम टू सेम कनाद की कथन था, कनाद के द्वारा कथन था। ठीक है, पर इसी समय, इस समय की जब बात हो रही है, इस समय इस तरह से अभी आपको पब्लिशिंग करने के लिए कोई चीज नहीं थी जिसको आप खोज किए हैं, तो उसको खोज को आपको लोगों को बताया जा सके। इसलिए इन दोनों की बातें इन्हीं तक सीमित रह गई। इन दोनों की बातें इन्हीं तक सीमित रह गई। ना उनको पता है कि ऐसी कोई स्थिति बनाई गई, ना कनाद को पता है कि डेमोक्रिटस और लियोपियस नाम का कोई वैज्ञानिक है, और ना डेमोक्रिटस लियोपियस को पता है कि कनाद नाम का कोई व्यक्ति भारत में मौजूद भी है जिसने इसी चीज को कहा है। कौन तो था नहीं, कॉल करके बोल दो, है ना। तो ये है परमाणु का, यानी पदार्थ का
थोड़ा बहुत इतिहास ये कि कहाँ से ये आया और सबसे पहले किन लोगों ने इस पदार्थ के बारे में, यानी जो हमारा चैप्टर जब साइंस का आप पढ़ते हैं 9th क्लास 10th क्लास या फिर लूसेंट में आप पढ़ते हैं, तो पहले चैप्टर लिखा रहता है परमाणु, बहुत सारा चैप्टर परमाणु लिखा रहता है। तो ये परमाणु शब्द आखिर की शुरुआत कहाँ से हुई, किन लोगों ने इन परमाणु शब्द को दिया, और दिया तो उन्होंने उस समय इस परमाणु शब्द को किस तरह से परिभाषित किया था, ये समझ में आया? ठीक है, अब देखिए क्या है कि आगे बढ़े। उपयुक्त दिए गए सुझाव, ठीक है, उपयुक्त दिए गए सुझाव केवल दार्शनिक विचार पर आधारित है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखा गया है कि ये एक दार्शनिक, जितने भी सुझाव दिए गए थे ये एक दार्शनिक विचारों पर ही आधारित था। समझे सर? ये जो चीजें थी ये दार्शनिक विचार पर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इनका कोई दार्शनिक भी, क्या भैया? दार्शनिक का मतलब ऐसे विचारों को समझिए कि कहे जाने वाला, बस बोल दिए, समझे? दार्शनिक बस चलो बोल दार्शनिक दिए। तो बोलते हैं जो हाँ, घूमने आता है उसको ना। दार्शनिक, अच्छा दार्शनिक वो दर्शन करने वाला, वो नहीं, वो नहीं, वो ना, नहीं। जैसे कोई मतलब स्पेशल हो। ऐसा समझिए ना कि बस कह दिया गया कि हाँ ऐसा होता है, हम बोल रहे हैं ना जी ऐसा होगा, ठीक, समझे बात? अच्छा। कोई प्रूफ नहीं, समझ रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं, कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं। डॉक्यूमेंट का तो बात छोड़ दी, उसमें लिखने का कोई ही नहीं है कि लिख करके कॉपी कलम में रख दिया जाए या पेपर में रिलीज करवा दिया गया जाए। यह एक केवल दार्शनिक विचारों पर आधारित है। दार्शनिक विचारों का मतलब होता है कि अपने ज्ञान से, अपने 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 आप के ज्ञान से कोई विचार निकल करके आया हो, उसे हम लोग दार्शनिक विचार करते हैं। दार्शनिक विचार समझते हैं बात को? मतलब कि जैसे आप चार धाम घूम करके आइएगा तो आपको चार धाम घूम करके आइएगा या फिर बहुत जगह बाहर घूम करके आते हैं आप, तो आपके द्वारा कुछ विचार कहे जाते हैं उन जगहों के बारे में, कहे जाते हैं जी जगह ऐसा था, हाँ। वैसा था, वहाँ था, ऐसा था, वहाँ हाँ। पर ऐसी भी चीजें थी, तो वो दर्शन किए हैं आप, आपने उन चीजों को उधर जाकर के देखा है, और उन देखने के कारण आपके दिमाग में जो विचार उत्पन्न हुए हैं, आप उन विचारों को जब कहते हैं तो वो कहलाता है दार्शनिक विचार। आप घर बैठे बैठे वो दार्शनिक विचार प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आप बाहर गए, दर्शन किए, घूमे, फिर आपको वो विचार प्राप्त हुए। जब आपने बहुत सारी चीज़ों को देखा कि कौन सी चीज़ें कैसी है, कहाँ है, वो दार्शनिक विचार है। तो ये अच्छा सब भैया, उन्होंने केवल भैया रिसर्च कर करके नहीं, बस अपने आप को। इन लोग को दार्शनिक कहा जाता है ना, तो दार्शनिक मतलब होता है किसको बोलेंगे? जैसे राइटर तो जानते हैं दार्शनिक कि लिखता मतलब वो लिखता है जो स्टोरी वगैरह, तो मतलब बुक वगैरह लिखता है तो उसको राइटर कहते हैं। तो वैसे ही दार्शनिक हाँ, तो दार्शनिक अभी 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 के दार्शनिक वाले को शब्दों को बोलिएगा तो रिसर्चर बोलते हैं उसके नीचे, जो बहुत सारी अच्छा। चीज़ों को रिसर्च करता है, हाँ ठीक ना, हर चीज की रिसर्च करता है। पर अभी का रिसर्चर जो होता है, अभी का जो दार्शनिक, अभी दार्शनिक विचार वाले नहीं होते हैं, अभी तो आपको प्रैक्टिकल चीज चाहिए, हर चीज के लिए आपको एकदम प्रूफ चाहिए होता है। अच्छा ये होता है तो बताइए कि कैसे होता है, क्यों होता है, हाँ कहाँ होता है, कब होता है, अभी ये चाहिए होता है। तो इसके लिए हाँ कोई दार्शनिक विचार की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि आपने हाँ बैठे मतलब दार्शनिक विचार का मतलब नहीं समझे? प्राचीन समय में, मतलब बहुत पहले वेद पुराण, हाँ, मतलब रामायण पहले लिखता रामायण था, रामायण बस महा बोल। हमको रामायण महाभारत बौद्ध हमें ज्ञात हो गया, हमने ध्यान लगाया और हमें ज्ञात हुआ कि ये होता है, समझे बात? हाँ हाँ वो चीज़ है, समझे? केवल कि हमने हिमालय के पहाड़ियों पर जाकर के ध्यान लगाया और हमें पता चला कि जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी द्रव्य हैं वो सब छोटे छोटे कणों से विभाजित होकर के बने हुए हैं। इस तरह की चीज़ें बात कर रहे हैं, अच्छा। है ना? तो वो दार्शनिक विचार है जो इस तरीके से प्राप्त होगा, क्योंकि उसमें कुछ दार्शनिक विचारों में कोई रिसर्च की जरूरत नहीं होती है, वहाँ पर कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं मांगा जाता है कि यह बताइए कि ये है तो कैसे है, ठीक है ना? उस समय इन लोगों ने कह दिया, इन लोगों ने जिनको कहा होगा वो माने होंगे, नहीं कुछ लोग नहीं भी माने होंगे,
अच्छा है ना। कुछ लोगों ने कहा होगा हाँ जी जाहिर सी बात होता होगा, पढ़ा लिखा है होता होगा, हम्म है ना। हाँ चलिए समझ में आया। तो उपयुक्त हाँ भैया सुझाव हाँ केवल दार्शनिक विचारों पर आधारित था, इसकी कोई सत्य, इन विचारों को सत्य, देखिए आगे लिखा है, इन विचारों को सत्य सिद्ध करने की दिशा में 18वीं शताब्दी तक कोई प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुआ। यानी इन विचारों को हम्म सिद्ध करने के लिए, कि ये विचारों को सत्य सिद्ध करने के लिए हम्म सरल एकदम भाषा लिखे हैं। देखिए ये जो शब्द शब्द इसमें जो लिखे गए हैं वो शब्द लिखा गया, ये देखिए क्या लिखा गया, ये विचार लिखा गया, लिखा गया ना। हम्म हाँ इन विचारों, एक प्रकार इसमें विचार था, मन में उठे हुए, दिमाग में उत्पन्न हुए कुछ विचार थे जिन्हें बोला गया, प्राप्त किया गया। तो इन विचारों को सत्य सिद्ध करने की दिशा में 18वीं सदी तक कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया। ये बस उस समय तक के जो लोगों ने कहा उसे उन्होंने मान लिया। हम्म यहाँ तक समझ आया। 18वीं शताब्दी तक वही प्राचीन भाषा में कहे गए कनाद, प्राचीन प्राचीन समय में परमाणु के बारे में, परमाणु क्या होता है इसके बारे में जो कनाद ने कहा, और सेम टू सेम जो डेमोक्रेटस और लियोसीपियस ने कहा, उन्हें लोग मानते चले आ रहे थे। 18वीं सदी तक इसको सत्य सिद्ध साबित करने के लिए, ये सत्य होता है, ये एकदम प्रैक्टिकली प्रूफ है, इस पर कोई कार्य नहीं हुआ था 18वीं शताब्दी। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब देखिए 18वीं शताब्दी के अंत में, जब 19वीं शताब्दी शुरू हो रही थी, अभी तो 20वीं, अभी कौन सी शताब्दी चल रही है, 21वीं शताब्दी चल रही है ना जी। हाँ हाँ। तो हाँ 18वीं जी। शताब्दी का अंत, अच्छा एक रीजनिंग का सवाल पूछ लेते हैं। 18वीं शताब्दी का अंत बोल रहा है तो बता सकते हैं कौन सा साल के बारे में बात होगी, उस साल के आसपास के बारे 18वीं में बताइए तो शताब्दी थोड़ा। ना भैया, कौन सा 1800 साल? 18वीं शताब्दी बोलिए। 1800 से 1899 तक का। हाँ 1800 से 1899, 1800 से 1800 कि अंत में बोला अंत भैया, तो अंत 1899 वाला, का ही बात कर रहा होगा। अंत वाला बोलिए, अंत वाला। तो 99 ही होता, 1899 तक। 1899 तक बोले जी विशाल। 1899, 1895, क्या यही होगा? हाँ भैया। चलिए ठीक है। और कोई है? गुड्डू है? मैं गुड्डू है? पता विशाल गुड्डू साइलेंट में है, टैलेंट में है, म्यूट कर दिया गुड्डू। है कि चल गया? इधर अजान हो रहा है। ओ 1800, एक बार फिर से बोलिए भैया क्वेश्चन। 18वीं शताब्दी का अंत जो कहा जाता है ना, 18वीं शताब्दी के अंत में वो किस समय की बात हो रही है? 1895, 1899, 1890 या 1880, ये क्या ये इन सब सालों की बात हो रही है, या फिर 1800 की बात हो रही है, 1810, 1812, 1808, इन सब की बात हो रही है, या फिर 1905, अंत 1910, 1921 की बात हो रही है? अंत में बोल रहे हैं तो 1899 होगा, क्या कि लास्टिंग चलिए ईयर में देखिए बोल थोड़ा रहे सा, हैं। चलिए थोड़ा सा समझ लीजिए। अभी आप बोले कि अभी 2000 कौन सा चल रहा है? बाई 20 21वां 20। साल। और इसको हाँ बोल रहे हैं आप 2020। 21वीं सदी। आप इसको बोल रहे हैं कौन सी सदी जी? 21वीं। आप इसको अच्छा हाँ 21वीं बोल भैया। रहे हैं। तो ये 21वीं सदी के चल रहा है 2020, ये बोल रहे हैं आप 2001, और ये है 21वीं सदी। तो फिर ये तो या तो यहाँ गलत हो गया, और या तो फिर यहाँ गलत हो जाएगा। दोनों में से कौन गलत होगा? हम लोग वाला ही गलत होगा भैया, देखिए ये जो क्योंकि 1895, 1899 हो गया, ये कौन सी सदी हो गई? ये 19वीं सदी हो गई। अच्छा ये 19वीं सदी हुई। तो भैया फिर 1200 हो जाएगा तब। हाँ 1200। 18वीं 1200 सदी का मतलब हो गया, 18वीं सदी का अंत का मतलब हो गया 1780 अच्छा से हाँ 1799 तक। ये 18वीं सदी का अंत हो 80 रहा से है। क्यों, 1780 से क्यों? 70 मान लीजिए, उससे कोई दिक्कत 17 नहीं के है। बाद 70 15 हो 90, जाता है। 70 90, अगर आप 50 पे चलते हैं तो वो बोला जाता है 18वीं शताब्दी के मध्य में है।
अगर हम 1700 से 1799 लेंगे तो सही नहीं है? तो वो 18वीं शताब्दी हो फिर गई, 18वीं शताब्दी हो जाएगा वो। पूरा का पूरा 18वीं शताब्दी हो गया। हम यहाँ अच्छा बात वो कर रहे हैं 18वीं शताब्दी के अंत का, 18वीं 1700 शताब्दी के अंत के समय का बात हमको ना कर रहे भैया ये तो समझ में आया नहीं। हैं। नहीं आया? क्या बोल रहे हैं ना, हमको नहीं समझ में आ देखिए, रहा है। हम बात कर रहे हैं कि हम्म। 18वीं शताब्दी के अंत का, 18वीं शताब्दी अंत हो रहा था, उस समय का समय क्या था, उस समय के साल को क्या कहा गया? 1780 से 1799 का जो समय था, उन्हें आप कहिएगा 18वीं शताब्दी के अंत का समय है। यहाँ पर 18वीं शताब्दी अब अंत हो रहा है। अच्छा हो रहा है भैया, ना? अगर हम बोलेंगे ना 18वीं शताब्दी का मतलब शुरुआत है ना, तो तो 18वीं हम क्या शताब्दी की लिखेंगे? बोलिए। शुरुआत तो बोलेगी तो हो जाएगा तुम्हारा 18वीं शताब्दी 1800। की शुरुआत हुआ है, इसका मतलब हो गया 1701, हाँ 1702, 1710, 1720, 1730। हाँ, शुरुआत ये हुई है ना। ये ये शुरुआत है, ये 17वीं शताब्दी के भी शुरुआत में। अभी हम लोग क्या है, अभी 2020 में है, हम लोग 21वीं सदी की शुरुआत में है। हाँ 21वीं सदी की शुरुआत में है, शुरुआत नहीं है? 21वीं सदी के शुरुआत में है। हाँ, अच्छा 2020 है सदी ना के अभी स्टार्ट ना। में है ना, भैया, 22। भैया हाँ यहाँ से मतलब 1770 नहीं 70 सॉरी 1779 तक हम पहले उसका बोल सकते हैं, मतलब हाँ, बोल सदी सकते हैं सदी। जैसे बोल आप सकते ऐसा ऐसा देखिए, ऐसा ध्यान रखिए कि कोई दिक्कत नहीं है। आप 1701 से शुरू जो होगा, 01 से शुरू होगा, यहाँ से हैं। लेकर के आप 25 साल कह दीजिए, 17वीं शताब्दी की शुरुआत हो रही है, हम्म, ठीक? 25 से लेकर के 75 तक कह दीजिए कि ये हम 17वीं शताब्दी के मध्य में हैं। हम्म। और फिर 76 से लेकर के, यानी 75 से लेकर के 99 तक कह दीजिए कि हम इस 17वीं शताब्दी के अंत की ओर जा रहे हैं। ओ अच्छा ये चीज, ठीक हाँ है, समझ बस गए ये भैया। कैटेगरी अपना करने का ये है, हाँ जरूरी नहीं है कि पर एकदम ऐसा ही होगा। हम ना भैया कैलेंडर हम्म, जैसे बनाते ना उस हिसाब से बता रहे थे कि उसमें जैसे था ना 1600 से 1699 तक का एक नहीं सदी नहीं, है ना, हम्म, हाँ, कैसे था ना इस वजह से। ठीक है। ये है हाँ एक ही सदी, जो आप कहें अभी कि ये एक सदी है, तो ये है एक ही सदी। देखिए, एक से एक लेकर ही है 99 लेकिन, आए, हाँ एक से लेकर मतलब 99 आए। शुरुआत तब मध्य और लास्ट ये हाँ, चीज के लिए। ये हुआ कि शुरू कब हुई, ये 17वीं शताब्दी की शुरू। जब इसके आगे हम 1700 लगा दें, 1701 लगा दें, तो ये जो पहला वाला जो पीरियड है 1701 से लेकर 1725, ये 18वीं सदी की शुरुआत हो रही है। हाँ 1700 लगा है, देखिए 1700 समझिएगा, जो पहले लगा हुआ है वो खत्म हो चुका। 17 लगा हुआ है तो 17 का 17वीं शताब्दी जो हो समाप्त हो गई। 17 के आगे अगर 1 2 3 5 10 25 लगा हुआ है, तो हम 17 के बाद अब किस में चले गए? 17 बाद 18 में, मतलब सदी में 18। हमेशा एक आगे ही चलते हैं है हाँ, ना। एक आगे जो लिखा हुआ है उससे आगे 1784 लिखा हुआ है, इसका मतलब हम वो 18वीं शताब्दी में। हाँ ठीक है, तो पहला वाला हम 18वीं सदी की शुरुआत में है, दूसरा वाला जो ये सेक्शन है यहाँ पर हम 18वीं सदी के मध्य में पहुंच गए हैं, और ये तीसरा वाला जो अंत में आएगा, ये हम 18वीं सदी को अंत की ओर जा रहे हैं। और 99 के बाद 1800 आ जाएगा, हाँ 99 के बाद 1800 आ जाएगा, 1800 के बाद 1802 आ जाएगा, 1803 आ जाएगा। तो ये जो 1800 आ जाएगा, इसमें कहेंगे हम कि यहाँ 19वीं शताब्दी की शुरुआत हो रही है। हम्म। बस यही चीज है। क्लियर? चलिए, हाँ ठीक है ना, समझ में आया? 18वीं, हाँ चलिए अब हाँ आते हैं अपने टॉपिक पर। 18वीं सदी की शुरुआत में, 18वीं सदी की शुरुआत में, सॉरी अंत में, 18वीं सदी के अंत में वैज्ञानिकों ने तत्वों और यौगिकों के बीच का अंतर को समझा। अब यहाँ पर आया बात तत्व और यौगिक के बीच का अंतर। तत्व और यौगिक क्या होते हैं, यहाँ आप थोड़ा बताइए। तत्व किसे कहते हैं और यौगिक किसे कहते हैं? कोई बताएगा? तत्व तत्व तो टोटल हो गया भैया 118। टोटल उसी नहीं सर, टोटल नहीं, कितने हैं वो बताना। क्या है, कितने हैं वो नहीं, पहले जानेंगे कि तत्व होता क्या है, वो उसके बाद वो कितने हैं वो जानेंगे। तत्व होता क्या है? तत्व
आप लोगों को थोड़ा सा समस्या है कि आप लोग आपको ध्यान में तो होगा, पढ़े तो हैं, जानते हैं, हाँ पर वही है डेफिनेशन, भैया, ठीक है ना। जितना कुछ है सब कुछ तो तत्व ही है। जितना सब कुछ है वो सब तत्व ही नहीं है, तत्व के अलावा यहाँ पर मिश्रण भी है और यौगिक भी है। ओ, हवा ओ, एक मिश्रण है, हवा एक मिश्रण है, जल एक यौगिक है, और हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोलियम एक तत्व है। ठीक है, ये तो गुड्डू भी यही कह रहा था कि ये जो तत्व हैं, जो इस तरह की जो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम तत्व है, तो ये तो हम आपके एग्जाम्पल्स की, पर आखिर इन एग्जाम्पल्स को, इन उदाहरणों को किस बेसिस पर अलग कर दिया गया? इनको तत्व कर दिए, इनको यौगिक कर दिए, मिश्रण कर दिए, किस बेसिस पर कहा गया हवा को मिश्रण कर दिया? ऐसा क्यों है कि हवा मिश्रण है? भैया तत्व एवं यौगिक वो है जो तत्व से निकलकर जो अलग काम करे उसको यौगिक बोलते हैं। जैसे मिथेन, जैसे जैसे मीथेन, मिथेन। हाँ। मीथेन, वो देखिए, पहला बेसिस ये समझिए, आखिर तत्व होता क्या? तत्व कहते किसको हैं? तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, उन्हें हम लोग तत्व कहते हैं। एकदम बीच आया समझ में बात की? नहीं भैया, फिर से एक बार, तत्व क्या होता है? तत्व वह तत्व वह प्रकृति में प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला द्रव्य तत्व कहलाता है। प्रकृति में अच्छा, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला द्रव्य, द्रव्य मतलब पदार्थ, द्रव्य का मतलब हो गया पदार्थ, उसे हम लोग तत्व कहते हैं। ये संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। सॉरी, द्रव्य मतलब भैया सारा जितना भी पेट्रोल वगैरह है या फिर नहीं, पानी? गड़बड़ हो रहा है। पेट्रोल। देखिए, आपको स्टार्टिंग में ही हम बताए थे कि यहाँ जब हम द्रव्य के बात बोलेंगे तो उसका मतलब क्या है, बताए थे। लोहा तो हो जाएगा ना। द्रव्य मतलब लोहा, लोहा। द्रव्य मतलब एक लोहा का पदार्थ। द्रव्य पदार्थ को लोहे ये तो लेते हैं कि जब हम द्रव्य बोलेंगे इसका मतलब है कि पदार्थ। हाँ ठीक है ना, ध्यान दीजिए, इसको एकदम आप ध्यान रखिए कि जब भी आपको द्रव्य मिलेगा, आपको फिजिक्स, आप आगे किताबों में पढ़िएगा, एनसीईआरटी की किताबों में पढ़िएगा, तो आपको ये द्रव्य जो लिखा हुआ रहेगा इसका मतलब अगर दीजिएगा कि इसका मतलब हो रहा पानी, तरल पदार्थ, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, फिर कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि ये द्रव्य को आखिर विभाजित कैसे कर रहा है, ये द्रव को 3 भागों में किस तरीके से तोड़ दे रहा है। द्रव्य को बोला गया है पदार्थ। अच्छा, द्रव को क्या बोला जा रहा है? पदार्थ। पदार्थ। ठीक है ना? भैया वो तो बस ठीक है? इसी चैप्टर के लिए या फिर हमेशा के लिए, मतलब साइंस में पढ़ रहे तो? हर चीज के लिए, साइंस के लिए पढ़ रहे हैं, हर चीज के का मतलब है कि जब आप साइंस के अंदर हैं तब, आप बाहर निकलते हैं तो फिर तो द्रव्य का मतलब पानी हो गया। जब आप बाहर निकलते हैं भैया ये तो हम लोग जैसे कि ठोस, द्रव, गैस है ना, तो उस टाइम में द्रव का मतलब तो क्या लिक्विड ही मानेंगे ना? उस टाइम में, उस समय ये द्रव को बताएंगे। उस समय द्रव जो है ये 3 भाग में बटा हुआ है। द्रव की 3 अवस्थाएं हो जा रही है। एक हो जा रहा है ठोस, एक हो जा रहा है द्रव्य। यहाँ पर जो द्रव्य है ये लिक्विड हो रहा है, द्रव्य लिक्विड, और यहाँ पर ये आपका गैस। समझे? जब ये द्रव को 3 अवस्थाओं में बांटा जाता है, जब ये द्रव को इनके कणों के आधार पर, इनके अंदर जो हम बात बताएं कि इनके अंदर जो छोटे छोटे अविभाज्य कण हैं, उन कणों के आधार पर द्रव को 3 अवस्थाओं में, 3 अलग अलग प्रकार में बांट दिया गया है। हाँ। ठीक है। हम्म। हमने आपसे बताया, आपको बताया कि तत्व और यौगिक क्या है। तो तत्व बेसिक समझिए कि वह पदार्थ, वह द्रव्य जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है वह तत्व कहलाता है। एग्जाम्पल: हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम। यानी पीरियोडिक टेबल में जितने भी अक्षर लिखे गए हैं और जिनके अक्षर के जो नाम होते हैं वो सब तत्व हैं, वो सब
तत्व है। तत्व है। ठीक है, कितने है जी? 118 है। हाँ, तो ये तो भैया 118 तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं, जिनमें कुछ प्राकृतिक रूप से तो 98 तत्व न पाए जाते हैं। जिनमें कुछ प्राकृतिक हैं और कुछ मानव निर्मित तत्व होते हैं। भैया ठीक है, तब तो पीरियोडिक टेबल में जितना भी है उसको द्रव्य बोलेंगे। वो द्रव्य है। द्रव्य है। उसमें कुछ ठोस अवस्था में रहता है, कुछ द्रव अवस्था में रहता है, कुछ गैस अवस्था में रहता है, नहीं रहता है। दोनों का सेम सेम करके ले, गड़बड़ कर दोनों में द्रव लेकिन हम द्रव्य। सबसे कठोर और यही सब चीज को ध्यान में डालिएगा कि जनरली एग्जाम में आपको जो लिखा रहेगा ना, जनरली एग्जाम में लिखा रहेगा, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन होना आम बात है, ये भी द्रव्य है, ये भी द्रव्य है, कोई पर्टिकुलर हाँ। डेफिनेशन नहीं है कि इन दोनों को अलग किया जा सके। और जब एग्जाम में लिखा रहेगा आपको, तो यहाँ पर ये हाँ। हम पढ़ने के लिए आपको बता दिए कि जब आप किताब पढ़िएगा कभी, तो आपको ये द्रव्य लिखा हुआ मिलेगा। इस द्रव्य का मतलब पदार्थ भी होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अच्छा। ठीक है, ठीक है। हाँ। और एग्जाम में आपको ये पदार्थ ही लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, हिंदी में पदार्थ लिखा हुआ मिलेगा और इंग्लिश में मैटर लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो उतना इसमें ज्यादा चिंतित होने की बात नहीं है, समझ रहे हैं। इंग्लिश में आपको इसमें मैटर लिखा हुआ मिलेगा और हिंदी में ये पदार्थ लिखा हुआ मिलेगा। और ये जो द्रव की बात होगी ना, द्रव लिखा हुआ, ये कौन सा बुक है भैया? ये बुक पता नहीं कौन सा बुक है, आर्टिकल है कुछ, सब आर्टिकल लिखा हुआ है, अच्छा, यूपीएससी के लिए। सब आर्टिकल लिखा हुआ है। ठीक है, यूपीएससी के लिए सब नहीं है, जो आपके एग्जाम के लिए बेसिक समझने के लिए बहुत जरूरी है ये सब चीज़ें। जहाँ पर आप चीज़ों को समझ जाइएगा, तो आप अपने से भी जब किताब निकाल कर पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। याद करने के लिए तो बहुत समय है, आप मेरा तो याद कर लीजिएगा। पर चलिए, तत्व और यौगिक समझ में आई बात। तत्व समझ में आया, यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक यौगिक किसे कहेंगे? जब जब दो या दो से अधिक तत्वों को हाँ, एक निश्चित सही अनुपात है। में मिलाया, जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाए तो निर्मित द्रव्य यौगिक कहलाएगा, निर्मित पदार्थ यौगिक कहलाएगा। मिश्रण बोल सकते हैं भैया? नहीं भैया, मिश्रण नहीं, नहीं, मिश्रण मिश्रण अलग। अलग हो जाएगा, मिश्रण अलग हो जाएगा। तो मिश्रण ये और दोनों यौगिक मिक्स कर देंगे तो मिश्रण नहीं होगा। नहीं, दोनों मिक्स दो कर देंगे। दो पदार्थ को मिला रहे हैं तो उसको हम दो पदार्थों को पूरा सुनिए तब तक। हाँ, दो पदार्थों को मिला रहे हैं, उसके पहले बीच में कुछ छूट गया आपका। दो पदार्थों को नहीं, दो तत्वों को, दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में, ठीक ना, ये लाइन अंडरलाइन कीजिएगा, एक निश्चित अनुपात में जब मिलाया जाता है तो वो अच्छा यौगिक बनता निश्चित है। मतलब भैया भैया दोनों मतलब एक ही जितना क्वांटिटी में। नहीं, एक ही जनता क्वांटिटी में नहीं, दोनों की अपने अपने, जैसे एक तत्व को बनाने के लिए अपनी अपनी एक यूनिट, एक नंबर होगा। जैसे जल को बनाने के लिए हमें H हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल चाहिए और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल चाहिए। तो जब तक आप हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल्स नहीं लीजिएगा, आपको जल जैसा यौगिक कभी भी निर्मित नहीं हो पाएगा। हाँ। ठीक है। और यौगिक और मिश्रण उसको कहते हैं जब दो या दो से अधिक तत्व या दो या दो से अधिक यौगिक किसी भी अनुपात में मिला दिए जाए, किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए तो वो आपका मिश्रण तैयार होगा। जैसे हवा को मिश्रण, हवा एक प्रकार का मिश्रण है जहाँ पर हर तत्व की मात्रा अलग अलग है, तो निश्चित अनुपात नहीं मिला है। है आपका नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मिला हुआ है, कम है, उससे कम हीलियम है, उससे कम आर्गन है, तो कोई निश्चित अनुपात में नहीं मिलाया गया है। कभी होता है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, कभी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घट जाती है, कभी नाइट्रोजन बढ़ जाता है, कभी ऑक्सीजन घट जाता है, तो उन सबको हम हवा ही कहते हैं, है ना। जैसे दिल्ली में हो गया क्या कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, हवा में ऑक्सीजन की कमी हो गई, हवा में ऑक्सीजन कम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया, फिर भी हम उसको हवा ही कह रहे हैं, है ना। क्योंकि वो हवा ही है, किसी भी अनुपात में रहे,
कोई भी कम हो कोई भी ज्यादा हो उससे कोई मतलब नहीं है। वहां पर वो है तो वो हवा है। अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन है तो वो हवा है, किसी भी अनुपात में रहे उससे मतलब नहीं है। पर यौगिक के लिए ऐसा नहीं है। पर यौगिक के लिए आपका ऐसा नहीं है। यौगिक में आपको दो तत्व होने, दो या दो से अधिक तत्व होंगे जो एक निश्चित अनुपात में ही मिलाए जाएंगे, तभी ये यौगिक बनकर निर्माण होगा। ठीक है, चलिए तो वो तत्व और यौगिक आपको एलिमेंट में बताया जाएगा आगे, बहुत ज्यादा खींचा गया इसमें। तो 18वीं शताब्दी के अब आते टॉपिक पर। 18वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों ने क्या हुआ कि तत्वों और यौगिकों के बीच का अंतर को समझ लिया। अब उन्होंने यह पता करने की कोशिश की, क्या पता करने की कोशिश की कि विभिन्न तत्व क्यों और कैसे संयोग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये विशाल का पढ़ने का चीज, कि दो तत्व कैसे एक दूसरे के साथ संयोग करते हैं, मतलब रिएक्शन करते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे वो मिलते हैं, किस तरीके से वो एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, इनको जानने का, इनको पता करने का प्रयास किया जाने लगा। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोग करते हैं तब होता क्या है। इन बहुत सारे प्रश्न उठे जिनका प्रयोग कर रहे हैं, जिनका जानकारी प्राप्त करना अब 18वीं शताब्दी के अंत में लोगों ने प्रयास करना शुरू किया। इसी प्रयास के दौरान एक वैज्ञानिक आते हैं, वैज्ञानिक अंतवा, वैज्ञानिक का नाम था अंतवा एल लवाजिए। ठीक है, यहाँ ये लिखा एक हुआ ही नाम भी है। ये एक ही नाम है, अंतवा एल लवाजिए, एंटीनियो एल लेवोजियर। लेवोजियर का नाम नहीं सुने हैं? हिंदी में, इंग्लिश में हम लोग देखिए, इंग्लिश में इतना हाँ, स्ट्रांग है। हाँ सुने हैं भैया, सुने हैं। लेवोजियर। हिंदी वाला नाम नहीं पढ़ पा रहे हैं, इंग्लिश इतना स्ट्रांग हो गया है ना कि इंग्लिश में पढ़ जा रहे हैं, लेवोजियर। ठीक है, होता है कोई इंग्लिश खराब है जी, इतना बढ़िया इंग्लिश है, सब तो पढ़ लेता है। तो लेवोजियर, एंटोनियो एल लेवोजियर, देखिए इंग्लिश वाला नाम आपको ध्यान में आ जाएगा, याद रहेगा, एंटोनियो एल लेवोजियर। पर ये हिंदी वाला नहीं याद रहेगा, आंतवा एल लवाजियर। तो एंटोनियो एल लवोजियर ने क्या किया, एंटोनियो एल लवोजियर ने रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान करने वाले रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों का प्रतिपादन किया। ठीक है, जो नियम आगे दिए गए हैं। तो एंटोनियो लेवोजियर ने इन प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए 18वीं शताब्दी के बाद एंटोनियो लेवोजियर ने रसायन विज्ञान को एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करने के लिए, महत्वपूर्ण मतलब जो रासायन, जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री शब्द समझ रहे हैं ना, केमिस्ट्री का मतलब हो गया दो लोगों की केमिस्ट्री, मतलब दो तत्वों का केमिस्ट्री मिलने पर। अच्छा। दो चीजों के संयोजन के का, दो चीजों के संयोजन को रसायन विज्ञान कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं दो चीजों का संयोजन। तो इन्हीं संयोजन के लिए महत्वपूर्ण नियम को प्रतिपादित किया था। नियम का मतलब हो गया दो नियमों को उन्होंने दिया गया। अब दो नियम कौन से थे? दो नियम ये रासायनिक संयोजन के संबंध में दो नियम दिए गए। रासायनिक संयोजन के संबंध में किसके द्वारा दिया गया जी? लेवोजियर। और देखिए अब आते हैं, क्योंकि सबसे पहले लेवोजियर ने दिया था, आगे जा करके जोसेफ एल प्राउस्ट। भैया हाँ, ये एंटोनियो एल लेवोजियर ने क्या दिया था सबसे पहले? एंटोनियो एल लेवोजियर ने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों का प्रतिपादन किया था। अच्छा। ठीक है, दो नियम दिए थे, रसायन विज्ञान से संबंधित दो नियम दिया। रासायनिक संयोजन कैसे होते हैं, यानी केमिकल रिएक्शन किस तरीके से होता है, उनसे संबंधित दो नियम दिए कि केमिकल रिएक्शन आखिर होता कैसे है, या फिर केमिकल रिएक्शन होगा कैसे, इससे संबंधित उन्होंने दो नियम दिए। ठीक है, इन्हीं के साथ लेवोजियर के साथ साथ जोसेफ एल प्राउस्ट नाम के एक वैज्ञानिक भी थे। जोसेफ एल प्राउस्ट नाम के वैज्ञानिक ने अपने बहुत अधिक प्रयोगों के पश्चात रासायनिक संयोजन से संबंधित दो नियम प्रतिपादित किए। वही चीज यहाँ दिए हैं, कौन? लेवोजियर और प्राउस्ट ने। लेवोजियर और प्राउस्ट ने, नाम याद रखिएगा, लेवोजियर और प्राउस्ट, नाम देखिएगा आपको किताब में मिलेगा, लेवोजियर और प्राउस्ट। भैया ये पीछे उसके बाद ये दिया ना? हाँ, दोनों पहले वो दिए, उसके बाद इन्होंने भी वही चीज दिया, इसलिए दोनों को मिला करके उन्होंने ये दो रासायनिक संयोजन से संबंधित दो नियम बता दिए। ठीक है, लेवोजियर ने भी यही नियम दिया था और प्राउस्ट ने भी यही नियम दिया था।
तो इन दोनों ने अपने बहुत सारे प्रयोगों के पश्चात रासायनिक समीकरण से संबंधित, रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित 2 नियम दे दिए। पहला तो दोनों ने बोला द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। ये दोनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये फिजिक्स का, ये केमिस्ट्री का आधार है। केमिस्ट्री में जो रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, वो इन्हीं दोनों नियमों का पालन करने पर होता है। हर एक रिएक्शन इन दोनों नियमों का पालन करता है। ठीक है। लोवेसियर और ट्राउस्ट ने केमिकल रिएक्शन से संबंधित 2 नियम दिए, रासायनिक संयोजन से संबंधित 2 नियम दिए। एक नियम हो गया द्रव्यमान संरक्षण का, और दूसरा नियम हो गया स्थिर अनुपात का। पहला वाला बहुत आसान है, ज्यादा टफ नहीं है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम आप लोग पढ़े हैं, आप लोग को याद होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। द्रव्यमान संरक्षण नियम जानने से पहले आपसे एक प्रश्न पूछा गया, क्या रासायनिक परिवर्तन यानी रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने पर द्रव्यमान में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है? क्वेश्चन मार्क। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में पहला प्रश्न आपसे ये पूछ दिया गया कि क्या जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, संपन्न होती है, तो क्या उनके द्रव्यमान में किसी प्रकार का परिवर्तन होगा? तो ये याद आपको बताएं, याद करिए। अभिक्रिया के संपन्न किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है द्रव्यमान में? कोई परिवर्तन नहीं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी तो उसके द्रव्यमान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो सृजित होता है, यानी द्रव्यमान ना तो बढ़ता है और ना ही इसका विनाश होता है, जब ना ही ये घटता है। ठीक है। जब भी एक रासायनिक अभिक्रिया होगी उसमें उस तत्व का या फिर उस यौगिक का ना तो द्रव्यमान बढ़ेगा और ना ही द्रव्यमान घटेगा, ना ही द्रव्यमान का सृजन होगा और ना ही नियमानुसार। ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है। जिस तरीके से आप पढ़े हैं संवेग संरक्षण का नियम, उसी तरीके से है द्रव्यमान क्रिया में द्रव्यमान न तो सृजित होता है न ही इनका विनाश होता है। कोई दिक्कत नहीं। नहीं ना दिक्कत जी, आगे बढ़े। हाँ, ये हो गया। हम क्या कह रहे हैं ये बताएं आपको द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में। अब द्रव्यमान संरक्षण का यह नियम बहुत आसान है, ज्यादा टफ है नहीं। संरक्षण का नियम यही कहता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उस समय उस दौरान जो भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी उस रासायनिक अभिक्रिया में जो द्रव्यमान मौजूद हो वही द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया के बाद भी रहेगी। ठीक है। दूसरा है हमारा स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है। तो स्थिर अनुपात का नियम लेवोजियर और ट्राउस्ट ने यह सिद्ध किया कि कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है। ये सिद्ध किया। ये यौगिक के बारे में देखिए, एकदम प्रैक्टिकल चीज आया है आपको एग्जाम में बेसिक चीज, या फिर नहीं पूछा तो आपको ध्यान होना चाहिए कि यौगिक का सबसे पहले पता किसने लगाया था। यौगिक तो कहें कि 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनने वाला जो तत्व बनने वाला जो पदार्थ होता है उसे हम लोग यौगिक कहते हैं। तो सबसे पहले लेवोजियर और ट्राउस्ट ने ही सिद्ध किया। ये लेवोजियर और ट्राउस्ट ने ही सिद्ध किया कि जब आप 2 या 2 अगर ऑप्शन में अगर दिया हुआ रहेगा दोनों का अलग अलग से, तो पहले तो लेवोजियर का ही मतलब उसमें सही रहेगा ना? नहीं, अगर जब दोनों दिया हुआ रहे आपको दोनों मानना पड़ेगा, ए और बी दोनों। अच्छा। ठीक। अगर वो ए और बी दोनों ऑप्शन में नहीं है और इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में है तो आप इनमें से कोई नहीं मार दीजिएगा।
ओ, ठीक। ठीक। या फिर हाँ। 4 ऑप्शन, या फिर जब 4 ऑप्शन दिए रहे उनमें से आपको कोई नन ऑफ दीज नहीं दिया रहे, अंत में जो चौथा ऑप्शन है वो नन ऑफ दीज नहीं दिया रहे, चारों कोई नाम ही दिए रहे, तब जाकर के आप लेवोजियर को मानिएगा। हम्म, ठीक है, हम्म, बनाने की कंडीशन होता है इस तरीके से। तो यौगिक जो होता है वो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है, ये लेवोजियर और क्राउच ने ही सिद्ध किया था। ठीक है, ठीक है ना। इस प्रकार से निर्मित यौगिक, जब 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलाकर प्राप्त यौगिक में तत्वों का अनुपात जो होता है वो स्थिर रहता है। हम बताएं, आपको पता है क्या है कि यौगिक कहते हैं किसको हैं? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तब यौगिक बनता है। इन लोगों ने भी यही बताया था कि जिस प्रकार का निर्मित यौगिक जो है, यौगिक में तत्व जो होंगे, जो भी तत्व होंगे जिनसे ये मिल करके बना होगा, उनका अनुपात स्थिर रहता है। उनका अनुपात जो होता है वो फिक्स्ड रहता है, चाहे इन्हें किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा इन्हें किसी ने भी निर्मित किया हो, चाहे कहीं से भी प्राप्त, चाहे किसी भी स्थान से प्राप्त किया हो, चाहे इसे किसी के द्वारा निर्मित किया गया हो, अनुपात आपको स्थिर ही होगा। जैसे यौगिक जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्रव्यमानों के अनुसार सदैव 1:8 के अनुपात में विद्यमान रहते हैं। द्रव्यमान के हिसाब से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के हिसाब से फिक्स्ड रहते हैं। समझे? द्रव्यमान के हिसाब से बात हो रहा है, ठीक है ना। द्रव्यमान के हिसाब से अगर जब आपको मॉलिक्यूल्स यानी अणु के हिसाब से बोला जाएगा तो अणु के हिसाब से हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। ये हो गया अणु के हिसाब से, परमाणु के हिसाब से। हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स? हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल्स। ये जो रेशियो हो गया जल का, ये अणु के हिसाब से हो गया, अणु के हिसाब से। कौन सा भैया? अणु के 2:1 हिसाब से 2:1। अणु के हिसाब से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 हो और गया। भैया ये जब जो दिया हुआ है जब 1:8, ये द्रव्यमान। द्रव्यमान के हिसाब से। अब इन्हीं को आप द्रव्यमान में कर दीजिए ना, जैसे H2O लिखते हैं ना, H2O, इन्हीं को और अभी लिखा जाएगा। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1। हाइड्रोजन कितना है? 2 तो है, तो 1 गुना 2 कितना हो जाएगा? टोटल 2। ऑक्सीजन 2 को है। ऑक्सीजन 2 तो नहीं सर, हाइड्रोजन 2 तो है। H2O, H2, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन तो 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, H2 का मतलब हो गया हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन के 1 मॉलिक्यूल का वजन होता है 1 ग्राम। हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल 1, परमाणु संख्या 1 होता है, तो परमाणु भार कितना होगा इसका? 1 ही ना। तो 1 गुना 2, H2 का भार हो गया 2, यानी द्रव्यमान हो गया 2, और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है, तो ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल का भार कितना होता है? 1 होता है ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल का भार। भार कितना होता है? भार 12 परमाणु संख्या कितना होती है? ऑक्सीजन का 8 होता है। कितना होगा? 16 16 होगा ना। ये द्रव्यमान का जो अनुपात हो गया, या तो आपको लिखा हुआ रहेगा 1:8, 1:8, या लिखा रहेगा 2:16। दोनों एक ही चीज है ना जी, दिक्कत नहीं ना। नहीं, काटिएगा तो 1:8 आ जाएगा ना। दोनों एक ही चीज है, समझिएगा बात को ध्यान से कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में द्रव्यमानों के अनुसार अनुपात रहता है 1:8 या फिर 2:16, दोनों में से कोई एक रहेगा आपको, ठीक है। चाहे वो जल कोई भी स्रोत का हो, यानी वो जल कोई भी स्रोत से निकल रहा हो, कुआं से निकल रहा हो, समुद्र का हो पानी हो, या तालाब का पानी हो, या नल का पानी हो, या नाले का पानी हो, कहीं का भी पानी हो, या वर्षा का पानी हो, जो भी जल है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात 1:8 ही रहेगा। पर जब आपसे अणु का अनुपात पूछेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं का अनुपात क्या होता है, तो अणु का अनुपात हो गया हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के, ठीक है। ठीक है ना। अब देखिए इसमें एग्जांपल समझ में आया नहीं है? इसमें एग्जांपल देके बनाया गया। इसी प्रकार उदाहरण देके बनाया। 9 ग्राम लिखा हुआ, 9 ग्राम जल का अपघटन करने पर सदैव
1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होगा। यानी 9 ग्राम आप जब ऑक्सीजन को तोड़िएगा, 9 ग्राम जल को आप, और यहाँ देखते हैं 9 ग्राम जल को जब आप विघटित कीजिएगा, यानी इसको तोड़िएगा, 9 ग्राम H2O हुआ ना जी, हाँ 9 ग्राम H2O हुआ, तो इसके अणुओं को अगर आप तोड़िएगा तो इसमें द्रव्यमान के हिसाब से 1 ग्राम आपको क्या निकलेगा, हाइड्रोजन, और 8 ग्राम आपको निकलेगा इसमें ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। समझे? 9 ग्राम जल को जब आप तोड़िएगा तो आपको 1 ग्राम उसमें हाइड्रोजन मिलेगा और 8 ग्राम आपको उसमें ऑक्सीजन मिलेगा। ये चीज समझ में आई बात? हाँ भैया। द्रव्यमान के हिसाब से। इसी तरीके से अमोनिया का दिया हुआ है NH3 में नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल परमाणु संख्या कितना होता है? 7। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7, तो परमाणु भार कितना हो जाएगा उसका? 14। हाँ 14। और हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, उसका परमाणु भार भी 1। तो हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन है 3। हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो 1/3। तो द्रव्यमान का अनुपात जो होगा वो अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात 14:3 होगा। ये पता चल गया ये 14:3 कैसे आता है? ठीक है, समझ में आया ना बात? तो अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव 14:3 का ही होगा, चाहे अमोनिया किसी भी स्रोत से ली गई हो। ये समझ में आया? ये स्थिर अनुपात का नियम, इसी को कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। ये एकदम स्थिर अनुपात का नियम, यानी नाइट्रोजन 14 ग्राम और हाइड्रोजन 3 ग्राम जब आप मिलाइएगा तभी जाकर के आपको अमोनिया प्राप्त होगा। और अगर इस अनुपात में आप नहीं मिलाइएगा तो आपको अमोनिया कभी भी नहीं मिल पाएगा। अब इसी डाटा को लिखा गया है कि ऊपर दिए गए उदाहरणों से स्थिर अनुपात के नियम की वैधता सिद्ध होती है। इसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहा जाता है। प्राउस्ट ने इस नियम को निम्न रूप में परिभाषित किया गया था। तो प्राउस्ट ने इस नियम को इस तरीके से परिभाषित किया था। ये परिभाषा यहाँ से यहाँ तक जो है ये किसकी है? ये प्राउस्ट स्थिर अनुपात के नियम का है। ठीक है, ये स्थिर अनुपात के नियम की परिभाषा है। बढ़िया से पढ़ लीजिए क्या बोलता है। किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में ही उपस्थित रहते हैं। ये प्राउस्ट के द्वारा कहा गया स्थिर अनुपात के नियम की परिभाषा। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, ये था स्थिर अनुपात का नियम। यहाँ पर आपको इतना बेसिक चीज समझ में आया जी? इसको रिवीजन कर लीजिएगा एक बार। इसके बाद हम लोग कल आगे थोड़ा पढ़ेंगे परमाणु के बारे में, डाल्टन के बारे में पढ़ेंगे। डाल्टन परमाणु से संबंधित परमाणु सिद्धांत देने वाला परमाणु। ये कौन प्राउस्ट दिया था ना ये वाला? हाँ, ये प्राउस्ट के द्वारा कहा गया। प्राउस्ट ने इस नियम को नियम में परिभाषित किया। प्राउस्ट ने इस नियम को निम्न रूप में परिभाषित किया था। किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में ही उपस्थित रहते हैं। ठीक है? यहाँ तक बेसिक चीज समझ में आया भाई? आपको समझ में आया जी? बेसिक चीज बहुत जरूरी है और इन बेसिक चीजों को आपके दिमाग में पूरा उतर जाना चाहिए, तब जाकर के आपको आगे वाला चीज और अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि अब तो आगे वाला चीज समझ में आना चाहिए क्योंकि आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। चलिए ठीक है, तो रिवाइज कीजिए, पढ़िए, सेट बनाइए, कुछ सेट बनाते रहिए। बहुत सारा टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज बनाते रहिए किसी चीज का, ठीक है ना? और मैथ्स भी बनाते रहिएगा। इसमें कल आगे हम लोग देखेंगे कि क्या और आगे है। ठीक है?